हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए सीटेट के पर्पस से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सेक्शन से 30 प्रश्न प्रैक्टिस सेट में लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि ऑप्शन नंबर 1 है बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है। ऑप्शन बी है बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी। ऑप्शन नंबर सी है व्यवस्था फेल हुई है। और ऑप्शन नंबर डी है बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। बताएं कौन सा सही हो जाएगा। दोस्तों, यदि छात्र किसी भी प्रकार से मानसिक रोग से पीड़ित नहीं है, अर्थात सामान्य छात्र यदि परीक्षा में फेल हो जाता है तो इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षण व्यवस्था फेल हुई है, अर्थात इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। शिक्षण व्यवस्था फेल हुई है। शिक्षण अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। यह है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ऑप्शन बी है रटने को प्रोत्साहित करके। ऑप्शन नंबर सी है अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। और ऑप्शन नंबर डी है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। दोस्तों, रटने को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। कभी भी कोई रट कर विद्वान नहीं बना है आजकल। ये इसका निगेटिव उत्तर हो गया, ये नहीं होगा। अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, ये भी नहीं होगा। परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, ये भी राइट नहीं है। इसका राइट आंसर होगा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर शिक्षण में अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। दूसरा है श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना। ऑप्शन नंबर सी है बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। और ऑप्शन डी है विस्तृत व्याख्या करना। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। किसी भी कार्य को यदि प्रयोगात्मक रूप से छात्रों द्वारा करवाकर उसका अध्ययन कराया जाएगा तो वह सबसे प्रभावशाली होगा। जैसे छात्रों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना होता है। सबसे राइट उत्तर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा। पहला है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। दूसरा है दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर सी है तथ्यों की शिक्षा मत आरोपण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी है हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। दोस्तों, समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है, समावेशी शिक्षा यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। इसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए रखी गई थी, लेकिन आधुनिक काल में हर शिक्षक को सिद्धांत को विस्तृत दृष्टिकोण में अपनी कक्षा में व्यवहार में लाना चाहिए। समावेशी शिक्षा का अर्थ ही होता है जिस कक्षा में हर तरह के विद्यार्थी, दिव्यांग, विशिष्ट, मंदबुद्धि सबको एक साथ शिक्षा प्रदान किया जाता है। इसी को समावेशी शिक्षा बोला जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन ए है लघु उत्तरात्मक प्रश्न। ऑप्शन बी है मुक्त उत्तर वाला प्रश्न। ऑप्शन सी है सत्य या असत्य। और ऑप्शन नंबर डी है निबंधात्मक प्रश्न। वस्तुनिष्ठ का अर्थ ही होता है दोस्तों जिसमें सिर्फ एक उत्तर सही हो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सत्य या असत्य। वस्तुनिष्ठ का उत्तर सत्य या असत्य में दिया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? ऑप्शन ए है केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, और ऑप्शन नंबर बी है परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, ऑप्शन सी बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, और ऑप्शन नंबर डी है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में। दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा से तात्पर्य है कि विषय वस्तु को समय सारणी के अनुसार बढ़ाने में लचीलापन एवं छात्रों के बैठने की व्यवस्था में लचीलापन लाना चाहिए। अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की के ... बारे में चिंतित है। किसके बारे में चिंतित है दोस्तों? वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की किस चीज़ के बारे में चिंतित है। इसमें यह जांच किया जाता है कि उसमें संपूर्ण विषय वस्तु शामिल है या नहीं। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों। इसलिए राइट हो जाएगा, किसी शिक्षक के प्रश्न पत्र बनाने में उसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। यहाँ पे विषय होगा दोस्तों, विषय वस्तु को शामिल करना। क्वेश्चन है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कड़ा नहीं करनी चाहिए, ऑप्शन बी है बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह मानना है कि छात्र कोई भी कार्य या विषय सीखने के लिए स्वयं क्रियाकलाप करे, चिंतन करे, तर्क करे तथा अपने अनुभव के इस प्रकार से संगठित इसमें सामंजस्य करे ताकि सीखने में प्रत्यक्ष लाभ हो सके। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? पहला है बाह्य परीक्षाओं की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों के क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, ऑप्शन बी है किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, ऑप्शन सी है विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, ऑप्शन डी है आकलन बहुत किफ़ायती मितव्ययी होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बाह्य परीक्षाओं की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। विद्यालय आधारित आकलन जो होते हैं विद्यार्थियों की कमजोरियों को पहचान कर उसमें सुधार करने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में विद्यालय के शिक्षक अपने छात्र का आकलन करते हैं क्योंकि वे अपने छात्र को अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को, ऑप्शन ए है सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए, ऑप्शन बी है कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, ऑप्शन सी है परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, और ऑप्शन नंबर डी है अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर परीक्षाओं की संख्या बढ़ाने से बच्चों पर बोझ बढ़ जाएगा, इसलिए निगेटिव हुआ, ये भी नहीं होगा। कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करेंगे तो बच्चे डर जाएंगे और वो पढ़ेंगे नहीं, बल्कि छोटे बच्चों को डरा कर धमका कर नहीं बल्कि उनको खेल खेल में पढ़ाना चाहिए, इसलिए यह भी आंसर गलत हो जाएगा। अब बताइए दो में से कौन सा आंसर सही होगा? सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए या फिर अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए।
यदि शिक्षार्थी व्यक्ति भिन्नता प्रदर्शित करते हैं तो शिक्षक को जितना भी सिखाने के तरीके के बारे में ज्ञात हो उसे सभी प्रकार के अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीख सकें। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन है सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं हैं। दोस्तों, सभी की विकास दर एक समान नहीं होती है। क्यों? क्योंकि विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है, पर यह गति कभी तीव्र और कभी मंद होती है। उदाहरण के लिए आप समझ लो, शरीर के कुछ भागों का विकास तीव्र गति से और कुछ का विकास मंद गति से होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सभी की विकास दर समान नहीं होती है। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, ऑप्शन ए है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ऑप्शन बी है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर सी है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। और ऑप्शन नंबर डी है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। दोस्तों, मानव का विकास प्रत्येक क्षेत्र में साथ साथ होता रहता है, साथ ही साथ उनमें आपस में सामंजस्य भी स्थापित होता रहता है और वे एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते रहते हैं। मानव विकास में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि मनोवैज्ञानिक विकास, इसमें मानव किसी भी कार्य को करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। उसके बाद वह उस क्षेत्र के बारे में जानकारी ले और उसे अपने संज्ञान में लाकर उस पर विचार करे। उसके बाद उस पर अपने विचारों को सोच समझकर उसे प्रस्तुत करें और अंत में सामाजिक विकास की आवश्यकता होती है। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक, फिर उसके बाद संज्ञानात्मक, फिर संवेगात्मक, उसके अंदर संवेग आता है, फिर वह समाज में जाता है, सामाजिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका पाठ्यवस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है कि विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम ... पर आधारित है। किस पर आधारित है? यह उपागम किस पर आधारित है दोस्तों? यही पूछा है इसमें। ऑप्शन नंबर ए है अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन। ऑप्शन बी है पुनर्वलन का सिद्धांत। ऑप्शन सी है अधिगम के सक्रिय अनुबंधन। और ऑप्शन नंबर डी है ज्ञान के निर्माण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ज्ञान के निर्माण को अच्छे तरीके से छात्र के मस्तिष्क में स्थापित करने के लिए उसका चित्र बनाकर उसके बारे में चर्चा करके उन्हें अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। साथ ही विषय वस्तु को उनके पूर्व ज्ञान से इस प्रकार जोड़ा जाता है ताकि वे नए ज्ञान को सरलता से ग्रहण कर सकें। इस प्रकार की प्रक्रिया को ज्ञान के निर्माण के रूप में भी माना जाता है। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चे के ... के कारण होता है। किसके कारण होता है? पहला है सामाजिक दुश्चिंता। ऑप्शन बी है संवेगात्मक दुश्चिंता। ऑप्शन सी है अजनबी दुश्चिंता। और ऑप्शन नंबर डी है वियोग दुश्चिंता। संवेगात्मक दुश्चिंता, जब बच्चे को उसकी माँ की गोद से अलग किया जाता है तो उसमें मोहवश संवेगात्मक दुश्चिंता उत्पन्न होती है जिसके कारण बच्चा रोने लगता है। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन। ऑप्शन डी है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना।
दोस्तों, शिक्षा सामाजिकरण की प्रक्रिया को सरल बनाती है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से मनुष्य सामाजिक मूल्यों, आदर्शों, व्यवहारों आदि को सीखता है और अपने आप को उसके अनुरूप बनाने का प्रयास करता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है, पहला है वैश्विक प्रवृत्तियाँ, ऑप्शन बी है प्रयोजनात्मक उपागम, ऑप्शन सी है प्रगतिशील चिंतन और ऑप्शन नंबर डी है लैंगिक पूर्वाग्रह। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जब भी किसी संस्था या कक्षा में लिंग के आधार पर किसी एक वर्ग को वरीयता दी जाती है तो इस प्रक्रिया को लैंगिक पूर्वाग्रह के नाम से जाना जाता है। वाइगोत्स्की बच्चे के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? ऑप्शन ए है आनुवांशिक, ऑप्शन बी है नैतिक और सी शारीरिक और ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक। दोस्तों, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के परिप्रेक्ष्य में करनी चाहिए। किसी बालक का सामाजिकरण जिस सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में हुआ रहता है उसी के अनुरूप उसमें भाव, विचार, दृष्टिकोण एवं सामाजिक क्षमताओं का विकास होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिकारियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह ... से संबंधित है। वह किससे संबंधित है दोस्तों, यह पूछा है। ऑप्शन ए है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी है गार्डनर के बलबुद्धि सिद्धांत और ऑप्शन नंबर डी है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर और ऑप्शन नंबर डी है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर। दोस्तों, जिस प्रकार शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, उससे प्रतीत होता है कि वह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। अर्थात दोस्तों, गार्डनर मानते हैं कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहुकारकी होता है। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गार्डनर के बलबुद्धि सिद्धांत। एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह में चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए है अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन पर, ऑप्शन बी है अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना और ऑप्शन नंबर सी है सीखने की तत्परता और ऑप्शन डी है सक्रिय भागीदारिता। एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है दोस्तों। यह किस उपागम के सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों, यदि शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों को उत्तर नहीं देती है और यदि वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है तो यह उपागम सक्रिय भागीदारिता के सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, सक्रिय भागीदारिता। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? ऑप्शन ए है बैठने की उचित व्यवस्था, ऑप्शन बी है शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता,
ऑप्शन सी है विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। ऑप्शन डी है विषय वस्तु में प्रवीणता। दोस्तों, शिक्षण प्रक्रिया में जब शिक्षक अपने विषय में प्रवीण होता है तो शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सकता है। साथ ही साथ उसे अन्य विषयों के बारे में भी सामान्य ज्ञान होने चाहिए। अर्थात इसका विषय वस्तु में प्रवीणता इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषय वस्तु में प्रवीणता। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चे में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन ए है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। ऑप्शन बी है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। ऑप्शन सी है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। और ऑप्शन नंबर डी है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। दोस्तों, कोहल वर्ग क्या कहते हैं कि बच्चों के नैतिक विकास के लिए उन्हें विभिन्न नैतिक मुद्दों की परिचर्चा में सक्रिय सहभागी बनाना चाहिए। साथ ही नैतिक रूप से प्रेरणादायक कहानियों को सुनाकर उन्हें नैतिक विकास को निर्देशित किया जा सकता है। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। अगला क्वेश्चन है, छोटे विद्यार्थियों को कक्षा में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे ऑप्शन ए है वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें। ऑप्शन बी है पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके। और ऑप्शन नंबर सी है वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। और ऑप्शन नंबर डी है शिक्षा कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें। बच्चों को कक्षा में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल भी सीख सकें। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। जब एक निरयोग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। ऑप्शन बी है उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। और ऑप्शन नंबर सी है सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। अगला है प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। दोस्तों, जब एक निरयोग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुकरण, स्मृतियाँ और मानसिक निरूपण। ऑप्शन बी है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। ऑप्शन सी है विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। और ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक मुद्दों से सरोकार। दोस्तों, पियाजे क्या कहते हैं? पियाजे की जो 4 अवस्थाएं दिया है उन्होंने, जो इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था जिसको बोला जाता है वह 2 वर्ष तक माना जाता है। वह जन्म से 2 वर्ष तक माना जाता है। इस अवस्था में बालक व्यवहार, भाषा आदि का अनुकरण करने लगता है। दूरी, ऊंचाई, गहराई, समय एवं दिशा का भी ज्ञान होने लगता है। 12 से 18 माह की अवस्था तक वह नवीन वस्तुओं को समझने का प्रयास करने लगता है। इसके बाद उसमें प्रतीकात्मक चिंतन, परिकल्पना आदि दिखने लगता है। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर
ए राइट हो जाएगा। दोस्तों पहले वह अनुकरण करेगा, फिर स्मृतियाँ आएगी, उसके अंदर जो चीज़ें अनुकरण करेगा कुछ उसके दिमाग में फीड होगा और फिर मानसिक निरूपण होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। ऑप्शन ए है पालन पोषण और शिक्षा का, ऑप्शन बी है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, ऑप्शन सी है केवल वातावरण का, ऑप्शन डी है केवल आनुवंशिकता का। दोस्तों मानव व्यक्तित्व आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया। शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑप्शन ए शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं, ऑप्शन बी है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है, और ऑप्शन नंबर सी है इससे प्रत्येक विद्यार्थी को या शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं, ऑप्शन नंबर डी है बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। भिन्न होती है और वह विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। दोस्तों क्या होता है, शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं, भिन्न तरीकों से सीखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? ऑप्शन ए है प्रकल्पना का परीक्षण करना, ऑप्शन बी है समस्या के प्रति जागरूकता, ऑप्शन नंबर सी है प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, और ऑप्शन नंबर डी है प्रकल्पना का निर्माण करना। दोस्तों किसी भी प्रकार की समस्या समाधान का पहला चरण समस्या के बारे में जानना होता है। जब तक हम समस्या के बारे में नहीं जानेंगे तब तक उसका निराकरण उसका समाधान नहीं खोज सकते। जब तक हमें समस्या का ही ज्ञान नहीं होगा तब तक हम उसका समाधान कैसे निकालेंगे। इसे वैज्ञानिक भाषा में समस्या के प्रति जागरूकता के नाम से जाना जाता है, अर्थात यह ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, समस्या के प्रति जागरूकता। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? ऑप्शन ए है अनुभविक, ऑप्शन बी भावात्मक, ऑप्शन सी आध्यात्मिक, और ऑप्शन नंबर डी है व्यावसायिक। भावात्मक का तात्पर्य होता है कि मनोवृत्ति वस्तु के प्रति व्यक्ति में उत्पन्न सकारात्मक भाव यानी सुखद भाव जो अधिगम को सुगम बनाते हैं, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि ऑप्शन नंबर ए है संभवतः कार्य यांत्रिकी रूप से बार बार हो रहा है, और ऑप्शन नंबर बी है बच्चा बुद्धिमान नहीं है, और अगला है बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, और ऑप्शन नंबर डी है बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। दोस्तों जब बच्चा किसी कार्य को लगातार करता है तो कुछ समय बाद उसकी उस काम में रुचि खत्म हो जाती है, जिससे बच्चा ऊबने लगता है, जिसका आशय है कि कार्य यांत्रिकी रूप से बार बार हो रहा है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, संभवतः कार्य यांत्रिकी रूप से बार बार हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां की ओर संकेत करती हैं, अर्थात किसकी ओर संकेत करती हैं? ऑप्शन ए है वे कैसे सीखते हैं, ऑप्शन बी है यांत्रिकी अभ्यास की आवश्यकता, ऑप्शन नंबर सी है सीखने की अनुपस्थिति, और ऑप्शन नंबर डी है शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। विद्यार्थी सीखने में तब अधिक गलतियां करते हैं जब वे उस कार्य को गलत तरीके से सीख रहे हों, या अभ्यास ना हो, या रुचि, आंतरिक प्रेरणा आदि की कमी हो।
इसलिए सीखने में सबसे पहली आवश्यकता है कि सही तरीके से सीखा जाए, अर्थात यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता सबसे महत्वपूर्ण है। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। दोस्तों, आपको अगर ज़रा भी ये वीडियो समझ में आया है या पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।